विश्व राजनीति से जुड़े एक उथल पुथल भरे घटनाक्रम के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। मूलतः आप भी अवगत होंगे समाचार पत्रों, विभिन्न सोशल मीडिया से उपलब्ध खबरों, समाचारों के माध्यम से कि सीरिया में अचानक सत्ता परिवर्तन देखने के लिए मिला है। सत्ता परिवर्तन का आधार वही नाटकीय घटनाक्रम जो अफगानिस्तान में आपने देखा, जो बांग्लादेश में आपने देखा। सत्ता में थे कौन, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रख लेना आवश्यक है। तो आज इसी घटना जो है चर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न मूलभूत बिंदुओं पर एक एक कर चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं से आपको अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। कोशिश रहेगी कि जो भी आवश्यक चीज़ें हैं गहराई से उनको आप तक पहुंचाया जाए। और इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे, घटना से आपको अवगत कराएंगे कि घटना क्या है, घटना के परिचय से आपको अवगत कराएंगे। तत्पश्चात घटना के पीछे जो प्रमुख शक्तियां हैं, जो प्रमुख षड्यंत्रकारी ताकतें हैं, उनसे आपको अवगत कराएंगे। उसके पश्चात विभिन्न देशों की इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर चर्चा हम करेंगे। तत्पश्चात भारत के संदर्भ में इसके क्या नफा, नुकसान, हानि और लाभ हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ निष्कर्ष के अंतर्गत भावी एक प्रकार से हम कहें तो भविष्य की क्या भविष्य हो सकता है, क्या भविष्य में घटनाएं हो सकती हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं, सर्वप्रथम हम बात करते हैं परिचय में। तो एक नाटकीय घटनाक्रम के अंतर्गत अफद सरकार का, जो कि 53 वर्षों से सीरिया में एक छत्र शासन और अपना आधिपत्य जमाए हुए थी, उसका अंत हो जाता है। 1971 की घटना में आपको जाने की आवश्यकता है, जब सैन्य तख्तापलट के माध्यम से बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया में सत्ता की सत्ता को अपने हाथ में लिया, वहां पे काबिज हुए और 2000 ईस्वी में अपने पिता के हाथ से ये सत्ता बशर अल असद को विरासत में मिली। ऐसा नहीं है कि जो घटना हुआ है कोई अचानक हुआ हो। हाँ, लोगों की आशाएं जरूर नहीं थीं कि इतनी जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी, और यही आशा लोगों को अफगानिस्तान में गनी सरकार के पतन की भी नहीं थी, और यही आशा लोगों को बांग्लादेश में शेख हसीना के भी इतने जल्दी पतन की नहीं थी। तो आशाओं के विपरीत यदि सारी घटनाएं घटित हो रही हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो दाल में काला है कि पूरी दाल ही काली है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वही चीजें बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी जो है आइडियाज में एक के बाद एक घटनाएं घटित होती चली जा रही है, जिसको लोग भी कह रहे हैं, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि अरे हमें तो ऐसा अंदाजा ही नहीं था, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी चीजें हो जाएंगी। चलिए इसी पर एक एक कर चर्चा करते हैं। वर्षों से अगर हम देखें तो सीरिया में सुन्नी चरमपंथ व शिया फत्ता के बीच संघर्ष देखने के लिए मिलता रहा है। यह चरमपंथी संघर्ष और सत्ता के बीच संघर्ष, यानी चरमपंथियों का और फत्ता के बीच संघर्ष 2012 के पश्चात ही देखने के लिए मिला है। इसमें भी विश्व की विभिन्न ताकतें अपनी अपनी सियासत की गोटियां, सियासत की रोटियां सेकती हुई दिखेंगी आपको, या दिखी भी हैं। वर्ष 2015 और 16 में भी अफद सरकार के सम्मुख यही चरमपंथी गुट एक बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आए थे, लेकिन तब
असद सरकार का खेवनहार बना था रूस। रूसी वायुसेना ने भयंकर बमबारी के माध्यम से, एक विस्तृत कार्रवाई के माध्यम से जो चरमपंथी संगठन थे, जो चरमपंथी लड़ाके थे, उनको हथियार डालने पर विवश किया और असद की सत्ता बची रही। लेकिन इस बार चीजें पलट चुकी थी। उस समय असद भी थोड़ा ढीले पड़ चुके थे और लोगों ने मान लिया था कि अब असद अजेय हैं, अब असद को जो है कोई भी सत्ता से हटा नहीं सकता है, कम से कम बलपूर्वक। लेकिन ये मान्यता एक बड़ी भूल साबित हुई। 10 से 12 दिनों के अंदर ही वो जो है सुन्नी चरमपंथी संगठन या गुट हम कहें, हयात अल तहरीर, जिसको HTS के नाम से संक्षेप में जाना जा रहा है, अभियान के सम्मुख बिना किसी गतिरोध के ही सीरियाई सेना ने अपने हथियार डाल दिए। सीरियाई सेना ने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया। और असद के लिए विकल्प क्या था कि किसी प्रकार, जिस प्रकार आप अफगानिस्तान में ये अब्दुल गनी, बांग्लादेश में शेख हसीना अपने प्राणों की हिफाजत के लिए देश से निर्वासन किया, वही विकल्प असद के पास भी था। असद जल्दीबाजी में, असद को अंदाजा भी नहीं था कि भैया इतने जो है कम समय में इतने बड़े बड़े शहरों को जो फतह करते हुए ये छोटे से जो संख्या में लड़ाके हमारी डेहरी तक पहुंच जाएंगे। और एक अत्यंत कम समय में असद को देश से निर्वासित होना पड़ता है और इस समय वह रूस में शरणागत का जीवन जी रहे हैं। रूस के द्वारा उन्हें शरण दिया गया है। चूंकि इस बार रूस व ईरान दोनों ही असद के समर्थन में हस्तक्षेप से परहेज कर रहे थे। 10 से 11 दिनों का जो संघर्ष चला, इसमें रूस और ईरान दोनों ही शक्तियों ने असद के समर्थन में पुनः 2015-16 की तरह जो हस्तक्षेप किया गया था, उस प्रकार के हस्तक्षेप से दोनों ने परहेज किया। परहेज के पीछे कारण भी थे। कारण था यूक्रेन व फलिस्तीनी संघर्ष। और यूक्रेन व फलिस्तीनी संघर्ष, या एक प्रकार से हम कहें कि यूक्रेन और फलस्तीन तक बिछे भू राजनीतिक शतरंज के विषाद पर असद बन गए बलि का बकरा, या असद को बलि का बकरा बना दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि भैया ईरान की क्या समस्याएं थी, ईरान ने क्यों नहीं मदद किया? ईरान तो शियाओं का धुरी अपने आप को मानता है, अगुआ मानता है। असद भी जो है शिया गुटते थे, ईरान भी शिया, फिर भी जो है उसने असद का क्यों नहीं समर्थन किया, क्यों नहीं मदद किया? तो ईरान को अपने भावी समय की चिंता है। ईरान को लगातार इस चीज का अंदेशा सताए जा रहा है, भय सताए जा रहा है कि कभी भी अमेरिका और इजराइल के संभावित आक्रमण उस पर हो सकते हैं और ईरान कभी भी अपने सीमित संसाधनों को इधर उधर बिखेरना नहीं चाहेगा, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि ईरान के एक एक जो भी रहनुमा थे, सबकी स्थिति, सबके पैर धीरे धीरे उखड़ते जा रहे हैं, सबके बुरे दिन इस समय चल रहे हैं। तो ईरान को स्वयं की सुरक्षा की चिंता थी। कहेंगे सर रूस विश्व की एक महाशक्ति, वो कैसे चुप बैठा, वो कैसे अपने हितों को इस प्रकार से जो है बलि चढ़ते हुए देखता रहा? तो रूस के भी इससे भी कहीं ज्यादा गहरे हित यूक्रेन में है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रूस लगातार यूक्रेन में बढ़त बनाने की तरफ अग्रसर है। रूस की लगातार कोशिश है कि यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा भूभाग को कब्जे में लिया जाए, जिससे कि ट्रंप के द्वारा जब भी सत्ता संभाला जाए और यूक्रेन में युद्ध विराम की घोषणा की जाए, तो उस युद्ध विराम में रूस जब समझौते के मेज पर जाए तो अधिकाधिक लाभ की स्थिति में रहे। ये रूस की मजबूरी थी अपनी। फिर प्रश्न उठता है
कि सर हिजबुल्ला भी तो शिया लोगों के लिए, शिया मिलिशिया है, शिया संगठन है, हमास भी तो है, इन्होंने कोई मदद क्यों नहीं किया? तो हिजबुल्ला और हमास इस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इजरायल के भीषण आक्रमण के सम्मुख इस समय हमास और हिजबुल्ला दोनों की ही कमर टूट चुकी है। और इसी एक बेहतर अवसर को बुनाने का कार्य किया अमेरिका ने, पश्चिमी देशों ने और इजरायल ने, साथ ही साथ तुर्की ने। प्रश्न उठता है कि इस संबंधित घटना के पीछे प्रमुख शक्तियां कौन है? तो इसमें सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो अमेरिका है, दूसरे पर तुर्की है, तीसरे पर इजरायल है। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलने वाला है? तो तुर्की को और इजरायल को। कारण क्या है? तुर्की अभी भी वही सपने पाले चल रहा है पुनः ऑटोमन साम्राज्य के स्थापना की। और आप जानते हैं कि सीरिया भी प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था उसका एक भाग है। तुर्की चूंकि एक सुन्नी बाहुल देश है, अफद एक शिया उससे आते थे, कम से आते थे, तो असद मूलतः असद का तुर्की के साथ विद्रोह देखा जाता था। असद शिया होने के कारण ईरान के हाथों में ज्यादा खेलते नजर आते थे। और अफद को कहीं ना कहीं कुर्दों, वहां पे कुर्द कुछ लड़ाके हैं, तमाम वहां चरमपंथी पले जा रहे हैं। शिया अपने चरमपंथी गुटों को पाल रहे हैं, सुन्नी अपने चरमपंथी गुटों को पाल रहे हैं और दुनिया को तबाही की तरफ ले जाने में लगे हुए हैं। तो अफद ने कुर्दों को पाल रखा है और तुर्की ने जो विभिन्न वहां पे सुन्नी चरमपंथी संगठन हैं उनको पाल रखा है। कुर्द हमेशा तुर्की के लिए जो है नाक में दम करने वाले संगठन बने हुए थे। तो कहीं ना कहीं असद का जाना एर्दोगन साहब यानी जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं उनके लिए एक बहुत ही सुखद अवसर है। तत्पश्चात अमेरिका की क्या दिक्कत थी? तो जाहिर सी बात है कि जहां रूस के हित हैं वहीं अमेरिका के अहित हैं, क्योंकि यही इस समय विश्व की दो सबसे बड़ी जो है सामरिक शक्तियां हैं। और असद थे रूस समर्थक, असद थे ईरान समर्थक, और ईरान और रूस के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा। तो यह अमेरिका के लिए भी सुखद अवसर था। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी अच्छा खासा उनको मदद किया। अमेरिका की सैन्य एजेंसियों ने, सामरिक एजेंसियों ने भी अच्छा खासा जो है विद्रोही चरमपंथियों को मदद किया। अच्छा, अमेरिका की दोगलापंथी देखिए, बहुत बेहतर वहां के विदेश मंत्रालय के द्वारा इस पर बयान दिया गया कि हम जो है सीरिया में एक स्थिर सरकार चाहते हैं। अरे भैया, अफद से बड़ा स्थिर सरकार कौन दे सकता था? आप कहते हैं नहीं, अफद स्थिर सरकार तो दे रहे थे लेकिन तानाशाह थे। लेकिन जो ये इस समय गोलानी महोदय बने हैं, जो STS जो संगठन है, ये क्या है? अमेरिका कह रहा क्रांति है ये सीरिया में। अरे भैया, ये क्रांति है कि अराजकता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अफद तानाशाह थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो STS है ये क्या है? अलकायदा, ISIS और विभिन्न चरमपंथी समूहों से मिलकर बना हुआ यह गुट, यह इनके लिए क्रांतिकारी है और असद तानाशाह थे। इसी प्रकार अफगानिस्तान में भी इन्होंने दोगलापंथी किया। आज बांग्लादेश में भी तानाशाह के नाम पर ही शेख हसीना को हटाया गया और बांग्लादेश में जो इस समय सरकार चल रही है, जिसमें जेलों से एक के बाद एक आतंकियों को, कुख्यात बर्बर आतंकियों को छोड़ा जा रहा है, उनको फूल और माले पहनाए जा रहे हैं, वो इनके लिए क्रांतिकारी हैं। यानी जहां अमेरिका के हित हों वही असली क्रांति है और जहां अमेरिका के अहित हों वो तानाशाह है। यही अमेरिका की अच्छा खासा जो है राजनीति विज्ञान की डिक्शनरी में क्रांति और तानाशाही की परिभाषा है। बेशर्मियत की हद है। फिर कहेंगे सर इजराइल का उसमें क्या हित है? तो जाहिर सी बात है, इजराइल को कहीं ना कहीं सामरिक इससे बढ़त मिलेगी। अभी तक ईरान जितने भी हथियार हिजबुल्ला और हमास को पहुंचाता था वह मूलतः सीरिया होते हुए इराक भेजता था और इराक के माध्यम से उनको यहां भेजा जाता था। अब चूंकि सीरिया में ईरान विरोधी सरकार बन चुकी है, सुन्नियों का जो है सत्ता में वापसी हुआ है और सुन्नी संगठन ईरान के कट्टर विरोधी हैं, धुर विरोधी हैं, तो जाहिर सी बात है अब ईरान का जो संपर्क सीरिया से था वह कट चुका है।
जॉर्डन कभी और मिस्र अपनी सीमाओं से इराक में हथियार जो पहुंचाने नहीं देंगे ईरान को। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इजराइल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। दूसरी क्या चीज है कि इजराइल को इस आपदा में अवसर यह भी मिला है कि इसी बहाने अब इजराइल उस अराजकता का लाभ उठा के अपने सीमा विस्तार की तरफ भी आगे बढ़ेगा। और उसका नमूना आप देख भी रहे हैं कि गोलन पहाड़ियों पर तो कब्जा था ही था इजराइल का, साथ ही साथ जो उसमें बफर जोन बनाया गया था, उस बफर जोन पर भी इजरायली जो है टैंक कूच कर चुके हैं। और जो वहां पे ईरानी जो सीरियन सेना थी वह बिना ही प्रतिरोध के पीछे भाग चुकी है। साथ ही साथ वहां पे जो है रासायनिक हथियारों और अन्य घातक हथियारों के खात्मे के नाम पर इजराइल के द्वारा इस समय व्यापक बमबारी सीरिया में किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश के द्वारा आदर्शवाद के बजाय अपनी सुरक्षा को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, और वही इजराइल कर रहा है। इजराइल को पता है, अमेरिका भले भूल गया हो, लेकिन इजराइल को पता है कि जिस अलकायदा को अमेरिका ने पाला था वही अलकायदा पेंटागन की वारदात के माध्यम से अमेरिका के लिए किस प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न किया था अलकायदा ने। कल को इजराइल में जो एसटीएस का आतंक जो है चरमपंथी गुट है, यह भी उसी प्रकार की चीजें दोहरा सकता है, क्योंकि ये भी वही जो है अलकायदा, वही आईएसआईएस की औलाद है। जो तुर्की के रेसेप तैयब एर्दोगन हैं, इजराइल के धुर विरोधी हैं। और जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि एचटीएस कहीं ना कहीं तुर्की की औलाद है, जिस प्रकार की पाकिस्तान की औलाद या पाकिस्तान के पालतू अलकायदा हैं, लश्कर तैयबा हैं, जैश ए मोहम्मद हैं, हिजबुल मुजाहिदीन हैं, ठीक उसी प्रकार तुर्की और कतर मिलके भी इन लोगों को पालते रहते हैं। तो इसको लेकर भी इजराइल चौकन्ना है। इजराइल ने इस पर जो है अपने अंदेशे भी प्रकट कर दिए कि भैया देखिए, हमारा जो आक्रमण है वह अपनी सुरक्षा में है, ना कि सीरिया को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का। हम सीरिया में जो विभिन्न प्रकार के हथियार हैं जो असद के द्वारा जो है बनाए गए थे उसको हम नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें भय है कि इन चरमपंथी गुटों के हाथों में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं इजराइल के विरुद्ध उसका उपयोग किया जा सकता है। इजराइल के भी अपने हित हो गए। विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाएं भी इस पे आई। तो विभिन्न देशों ने जो है, जो पश्चिमी देश थे उन्होंने इसे क्रांति का नाम दिया, रूस ने अराजकता का नाम दिया, ईरान ने जो है एक संकट का नाम दिया। तो विभिन्न देशों ने अपने अपने हितों के अनुरूप प्रतिक्रियाएं भी इस पर व्यक्त की। उसमें हम ज्यादा जानना चाहेंगे, लंबा हो रहा वीडियो। बात आ जाता है निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष पर यदि जाएं तो हम पाएंगे रूस व ईरान द्वारा अब इस समय अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से जिस प्रकार अमेरिका ने वहां पे चरमपंथी गुटों को पालकर, तुर्की ने चरमपंथी गुटों को पालकर असद की सत्ता का विनाश किया, उसी प्रकार रूस और ईरान के द्वारा अपनी खुफिया एजेंसियों के माध्यम से नए चरमपंथी गुटों को बढ़ावा दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं वहां पे किसी भी स्थिर सत्ता को पनपने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो सीरिया की आम जनमानस है उसमें व्यापक असंतोष को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रयास होगा ईरान और रूस का, क्योंकि अब दोनों के पास खुले सैनिक कार्रवाई के विकल्प नहीं है। तो यही एक विकल्प मुझे लगता है यहां तक उनके लिए बेहतर हो सकता है। साथ ही साथ भारत के लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो भारत के लिए भी यह एक गंभीर संकट ही है, आपदा से कम नहीं है। क्योंकि शिया व सुन्नी दोनों ही चरमपंथी गुटों का बढ़ना भारत के लिए किसी भी सूरत में हितकर नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इन दोनों ही गुटों के बीच संतुलन बना रहे, यही भारत के लिए एक सबसे बेहतर स्वर्णिम अवसर हो सकता है। अफगानिस्तान में भी इस समय सुन्नी चरमपंथियों का अच्छा खासा प्रभुत्व है। बांग्लादेश में आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से बेअंदाज हुए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक और देश में इन सुन्नी चरमपंथियों का जो है उदय, और वैसे भी जो है असद के साथ हमारे संबंध रूस की वजह से अच्छे हुआ करते थे, यह भी भारत के लिए प्रत्यक्ष भी एक नुकसान ही है। तत्पश्चात ईरान का बढ़ता परमाणु कार्यक्रम भी हमारे लिए कहीं हितकर नहीं था। तो हम चाहेंगे कि भैया ना ईरान ही इतना आगे चला जाए, ना जो है शिया संगठन ही, मिलिशिया ही इतने जो है उस पर चला जाए कि भारत के लिए खतरा उत्पन्न करे, चुनौती बने, और ना ही सुन्नी चरमपंथियों का इतना जो है प्रादुर्भाव हो जाए, बढ़ावा मिल जाए कि वह भारत के लिए चुनौती उत्पन्न करे। हम जानते हैं कि तुर्की, पाकिस्तान व कतर के लिए सुन्नी चरमपंथियों का गहन गठजोड़ भारत के लिए कहीं भी जो है बेहतर नहीं कहा जा सकता। ये जितने भी सुन्नी चरमपंथी हैं, इनका तुर्की जैसे देशों के साथ, पाकिस्तान के साथ, कतर के साथ अच्छा खासा गठजोड़ है।
और इससे भारत को निरंतर सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक के बाद एक देशों में सुन्नी चरमपंथी गुटों का उदय, उभार, उनके हाथों में सत्ता का हस्तांतरण, यह भी भारत के लिए कहीं हितकर नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ अफद का जीवित जाना भी वहां के चरमपंथी गुटों को कहीं हजम नहीं होगा। वो हर हालत में, हर सूरत में चाहेंगे कि असद को किसी भी प्रकार से उनको डेड किया जाए, उनको मारा जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि भैया सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा असद के हाथ में था, क्योंकि 60% जो है सीरिया का कारोबार असद के परिवार के हाथ में हुआ करता था। क्रांति केवल 4 दिन की चांदनी होती है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि क्रांति केवल 4 दिन की चांदनी होती है। वास्तव में जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है, मुद्रा की आवश्यकता है, देश चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, जो कि असद के पास है। अफद कल उन पैसों का प्रयोग करके पुनः वहां जो है नए संगठनों का खड़ा कर सकते हैं। रूस और ईरान की मदद भी उसमें ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इनके लिए चुनौती बन सकते हैं। भारत में भी आप देखेंगे तो कहा गया कि ये जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबा 200 साल 250 साल का दौर भी चला। उसमें विभिन्न प्रकार की शहादतें और कुर्बानियां भी दी गई, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली, सत्ता की भूख ऐसी होती है कि वह व्यक्ति को पशु बना देती है, गिद्ध बना देती है। लोग अपने अपने लिए सत्ता को खींचने में, नोचने में जो है जुट गए। और जाहिर सी बात है कि अंततोगत्वा हमने देखा अब यही सत्ता की भूख ही भारत के पतन का धीरे धीरे कारण भी बनी और वर्तमान भी वही दिख रहा है। इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। यदि आप लोग अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। धन्यवाद।